बैंक में पैसा बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया रखें, 5 लाख रखें, 10 लाख रखें, कितना पैसा रखना समझदारी है? फिक्स डिपॉजिट किस तरह से आपको करनी चाहिए? आज के इस वीडियो में हम ये सभी पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रख देते हैं, एफडी नहीं करते हैं, सिर्फ सेविंग में बैलेंस पड़ा हुआ रहता है। 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। वो सोचते हैं कि कम से कम सेविंग का तो ब्याज मिल रहा है 2%, 2.5%, 3%। कोई बैंक प्राइवेट बैंक है तो वो 3% भी देती है। अच्छा, आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाते हैं तो वहां पर आपको 6 से 7% भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको 3-4% मिले। अगर आप पैसा ज्यादा रखते हैं, ज्यादा समय के लिए रखते हैं, तो आपको ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा ब्याज मिलता है। तो सेविंग पर आपको ब्याज तो मिलता है, लेकिन क्या सच में जो ब्याज आपको मिल रहा है, जो गवर्नमेंट बैंक आपको दे रही है 2.5%, 3%, क्या आपका पैसा सच में बढ़ रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज हम पूरे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से आपको एफडी करनी चाहिए। लोग गलत तरीके से एफडी करते हैं। क्या करते हैं भाई, देख लिया भाई 5 साल की एफडी है, 5 साल में पैसा लगा देते हैं, 6%, 7% जो भी ब्याज मिल रहा है वो ले लेते हैं। लेकिन जब भी इमरजेंसी आती है तब उन्हें वो एफडी तोड़नी पड़ती है, और तब जाके बाद में उन्हें पता चलता है जो 6%, 7% की वो पैसा रिटर्न जो उन्हें मिलना था वो बल्कि 5% या 4% ही मिल रहा है। उसके बावजूद भी उन्हें अगर 30% में टैक्स में आते हैं तो वो और कम हो गया, इन्फ्लेशन जोड़ ले तो वो और कम हो गया। तो इस तरह से जो है वो आपका जो पैसा है वो घटता जाता है, बढ़ता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बैंक में अगर आप पैसा रख रहे हैं तो घट रहा है। क्या रीजन है घटने के? और भी कई सारे कारण है, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं बैंक में पैसा क्या सच में बढ़ रहा है या घट रहा है, यह जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर सेविंग इंटरेस्ट जो आपको मिलता है, ये आपका अगर इन्फ्लेशन को देखें, क्योंकि रियल रिटर्न वही माना जाएगा जो इन्फ्लेशन को बीट करता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर सेविंग अकाउंट की अगर मैं बात करूं, अगर मोटा मोटी ज्यादातर जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं, एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारी बैंकें आज की डेट में 2.5% का इंटरेस्ट रेट दे रही है सेविंग पर। एक जमाने में 4% दिया जा रहा था। हालांकि अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं वहां पर आपको 4% का ब्याज मिलता है, लेकिन अगर आप सरकारी बैंक में जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी बैंक है, जो हमेशा आपको पैसा जो है वो देती है, ठीक है, तो उस केस में कितना ब्याज दे रही है आपको? 2.5%। अच्छा, इसमें ज्यादा पैसा आप डालते हैं तो ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, 3% भी मिल सकता है, 4% भी मिल सकता है, लेकिन वो करोड़ों में रुपए होते हैं तब आपको मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आम आदमी की बात करूं, जिसके पास 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया है, अगर वो सेविंग में पैसा डालता है तो कितना ब्याज मिलेगा? लगभग ज्यादा से ज्यादा 2.5% का रेट मिलेगा। अच्छा, ये इन्फ्लेशन अगर मैं बात करूं तो 3 से 4% आपका इन्फ्लेशन आ जाता है। आज की डेट में अगर देखें तो 3 से 4%, लगभग 4% जितना इन्फ्लेशन है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो 4% का इन्फ्लेशन है। अब आप देखें 4% का इन्फ्लेशन और 2.5% आपको रेट मिल रही है, तो क्या सच में आपका पैसा बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं, आपका पैसा घट रहा है। अगर मैं कहूं आपको 12% मिल रहा है रिटर्न, अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, म्यूचुअल फंड में जाते हैं, वहां पर आपको 12% का रिटर्न मिलता है। शेयर मार्केट में जाते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, लगभग आपको 2.5% तो नहीं मिलेगा, ये तो ध्यान रखिएगा। यानी 8 से 9, 10% से ज्यादा ही मिलेगा। अगर हम इंडेक्स की भी बात करें, म्यूचुअल फंड इंडेक्स में भी अगर आप पैसा डालते हैं, जिसके अंदर भी आपको लगभग 12% जितना रिटर्न मिल जाता है, तो वहां पर आपका पैसा जो वो बढ़ता है, कंपाउंडिंग होता है। यहां पर कोई कंपाउंडिंग का फायदा आपको नहीं मिलता। यहां पर जो ब्याज आपको मिलता है वो 2.5% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है, और वो भी डिपेंड करता है आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके हिसाब से, पर डे के हिसाब से दिया जाता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए कितने का नुकसान है आपको, पैसा आपका घट रहा है 1.5% आपका पैसा घट रहा है। यानी जो 1 लाख रुपए आप लगा रहे हो, ब्याज तो छोड़ो, आपका 1 लाख भी कम हो रहा है। कैसे हो रहा है? एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको। पहले हम इन्फ्लेशन समझते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन वो है, प्राइस होती है गुड्स और सर्विस की जो ज्यादा होती रहती है हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप आज एक दूध की थैली लेने जाते हैं तो कितने रुपए की आती है? 36 रुपए की। क्या ये 36 रुपया सेम रहेगा? क्या ये घटेगा? नहीं, हमेशा बढ़ता रहता है। तो ये आज के 1 साल के बाद कितना रुपया हो जाएगा? 40 रुपया हो जाएगा। यानी कितना रुपया बढ़ गया आपका? 4 रुपये यहां पर सिर्फ एक दूध की थैली में बढ़ गया, आपका मिल्क में बढ़ जाता है। ऐसे रोजमर्रा की कई सारी चीजें हैं जिसको हम यूज करते हैं, जैसे सब्जियां हो गई, राशन हो गया,
या कोई भी कपड़े हो गए, धीरे धीरे इनके प्राइस जो बढ़ते जाते हैं। अगर बात करें पेट्रोल की, ऑयल की बात करें, गैस की बात करें, तो उसके भी प्राइसेस बढ़ते हैं। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 3 से 4% जो आपका इन्फ्लेशन है वो बढ़ता है। अगर आपका बैंक आपको सेविंग पर 3 से 4% से ज्यादा ब्याज दे रहा है, यानी 6%, 7%, 8% ब्याज देता है, तब आपका पैसा बढ़ता है। एक्चुअल में देखा जाए तो तब बढ़ता है। लेकिन अगर आपका पैसा 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4% से कम है, 3% से कम है, तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, आपका पैसा घट रहा है। और जो पैसा आपने लगाया है, कैपिटल डाला है, पैसा जो आपने इकट्ठा किया है, जो आपकी सेविंग है, उसको भी तोड़ रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। 1 लाख रुपया अगर आप सेविंग अकाउंट में डालते हैं, 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, इसके हिसाब से तो 2,500 रुपया आपको मिल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप बैंक बैलेंस देखें तो 1 साल के बाद आपका कितना होगा? 1 लाख रुपया प्लस 2,500 रुपया जो ब्याज मिला, 1,02,000 रुपया। लेकिन अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, 1 लाख पर अगर मैं बात करूं तो 4% अगर इन्फ्लेशन ऐड कर दूं तो मेरा 1 साल के बाद कितना पैसा हो जाएगा? 1,04,000 रुपये। यानी कहने का मतलब यह है कि आज जो पैसा मुझे चाहिए वो 1 साल के बाद जो चीज खरीदने के लिए वो उतना ही पैसा बढ़ जाएगा। तो यहां पर कितना पैसा बढ़ा आपका इन्फ्लेशन की वजह से? 1,04,000 हुआ। मिला कितना आपको? 1,02,500 मिला। यानी कि 1,500 रुपया जो है वो आपके बैलेंस में से कट जाएगा। 2,500, यानी कोई भी चीज, मान लीजिए कोई वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैंने लेनी है, तो आज की डेट में वो 1 लाख की है, लेकिन 1 साल के बाद वो 1,04,000 की हो जाएगी। ठीक है। और वहीं पर यहां पर मेरा जो सेविंग का जो बैलेंस है वो 1 लाख था, वो बढ़कर 1,02,500 हो गया। अब मुझे 1 साल के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेनी है, तो मुझे 1,04,000 रुपये चाहिए, जबकि यहां पर मेरे पास 1,02,500 है। यानी 1,500 रुपये मुझे और अलग से डालने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर डिफरेंस, अगर इंटरेस्ट और ये इन्फ्लेशन अगर मैं हटाऊं, तो 1 लाख रुपया जो है उसमें अगर मुझे 500 रुपया कम करना पड़े तो 98,500 की मेरी वैल्यू हो जाती है। तो 1 लाख रुपया मेरा 1 साल पहले पड़ा था, वो आज 98,500 रुपीज हो गया है। तो मेरा पैसा बढ़ा नहीं है, मेरा पैसा कम हुआ है। एक तरह से देखें तो इन्फ्लेशन की वजह से मेरा को पैसे जो है, जो ब्याज मुझे मिल रहे हैं वो ब्याज मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। गुड्स और सर्विस की वैल्यू बढ़ रही है। अगर उसकी वैल्यू बढ़ती गई तो उस केस में आपको जो ब्याज मिल रहा है, अगर उसके अंदर है तो पैसा घट रहा है, उससे ज्यादा है तो पैसा आपका बढ़ रहा है। अच्छा, इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन के अलावा भी आपका पैसा जो है सेविंग अकाउंट में अगर पड़ा है तो धीरे 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 बैंक जो है उसे खा जाती है। कैसे खाती है? देखिए, बैंक चार्ज जो है, बैंक क्या लगाती है आप पर? बैंक चार्जेस लगाती है। कई सारे चार्जेस लगते हैं, एटीएम चार्ज, चेक चार्ज, एसएमएस चार्ज, कई फलाना ढिकाना चार्ज जो है वो लगाए जाते हैं। अकाउंट मेंटेन करने के चार्ज लगा दिए, एसएमएस अलर्ट के चार्ज लगा दिए, स्टेटमेंट लेने के चार्ज लगा दिए, चेक के चार्ज लगा दिए, चेक बाउंस हो गया उसके चार्ज लगा दिए, आपने डिजिटल यूज किया है, ऑनलाइन यूज कर रहे हो, किसी ना किसी तरीके से वो चार्ज लगा रहे हैं। अगर आप लोन लेने जाते हैं, लोन प्रोसेसिंग फीस लगा देते हैं। तो कई सारे चार्जेस लगते हैं, जिसकी वजह से भी आपका जो पैसा है वो घटता है, बढ़ता नहीं है। तो यहां पर इन्फ्लेशन तो रीजन है, लेकिन एक और रीजन है जो है आपके बैंक चार्जेस, जैसे डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड चार्जेस, एटीएम विड्रॉल चार्जेस। अच्छा, डेबिट कार्ड, एटीएम चार्जेस, अगर मैं बात करूं, मेरी पर्सनल बात करूं, तो मेरी मदर के 3 बार हर साल डेबिट कार्ड इशू किया है और उसके लिए हर साल 650 रुपए जो वो डेबिट किए गए हैं। तो ये कौन सी बदमाशी चल रही है बैंकों की कि हर साल वो डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं, सेम डेबिट कार्ड सेम एक्सपायरी डेट पर इशू कर रहे हैं। तो यहां पर बैंकें जो है वो आपको पता भी नहीं होता है और यहां पर आपसे जो है वो चार्जेस ले रही है, आपको पता भी नहीं है। एटीएम विड्रॉल का आपको 4 विड्रॉल फ्री होते हैं, 5 विड्रॉल फ्री होते हैं, उसके बाद आपको 20 रुपया 25 रुपया जो है वो लिया जाता है, साथ में जीएसटी और लगाया जाता है। बताइए, नॉन मेंटेनेंस चार्जेस, कई जगह पर यहाँ पर 100 रुपया चार्ज लिया जाता है अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते। कई बार 1,000 रुपया, 2,000, 3,000, कुछ बैंकों में 15,000 है, कुछ बैंकों में 50,000 भी है। तो ये बैलेंस आपको मेंटेन करना होता, नहीं कराया जाता, तो यहाँ पर जो है 100 रुपया लिया जाता है, 200 रुपया, 500 रुपये तक का यहाँ पर लिया जाता है चार्जेस। अच्छा, एसएमएस अलर्ट चार्ज 20 रुपया, 30 रुपया, हर महीना आपके कुछ ना कुछ कटता रहता है एसएमएस के नाम से। बैंक चार्ज, चेकबुक चार्ज, अगर आप चेक लेने जाते हैं 40 रुपया लिया जाता है, 75 रुपया में लिया जाता है। 10 चेक ले रहे हैं उसमें आपको पैसा लिया जाता है। कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, वहां पर चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, हालांकि अब तो फ्री में है, लेकिन कई सारी प्राइवेट बैंक से जो चार्ज लेती है 8 रुपया, 10 रुपया, आप ट्रांजेक्शन करते हो उसके हिसाब से लिया जाता है। अच्छा, स्टॉप पेमेंट चार्जेस, अच्छा चेक बाउंस हुआ तो उसमें आपको 200 रुपया ले लिया, 250 रुपया ले लिया एक चेक बाउंस होने का। ठीक है, अकाउंट क्लोजर करवाना तो उसमें 100-250 रुपया आपसे लिए जाते हैं। डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेना है 100-200 रुपया आपसे लिए जाते हैं।
कई तरीके के चार्जेस है जो आपके सेविंग अकाउंट को धीरे 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 बैलेंस को खाता जाता है। तो ये हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपके बैंक में पड़ा पैसा बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। अच्छा, अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपने एफडी नहीं करवाई होगी या ऑटो स्विप नहीं करवाते, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप एफडी में रखते हैं तो आपको 5.90% का ब्याज मिलता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, पैसा जो है आलस की तरह, भाई सेविंग में पड़ा है ना, मिल तो रहा है ना ब्याज, क्या करना है, पैसा खर्च ही तो करना है अगले महीने, उसके अगले महीने खर्च ही तो करना है, खर्च के लिए तो रखा हुआ है। अरे अगर आपने खर्च के लिए भी रखा हुआ तो ऑटो स्विप करके एफडी होती है, जहां पर आपका पैसा जो वो सेविंग अकाउंट से कन्वर्ट कर दिया जाता है एफडी में। होता क्या है, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये आपका बैलेंस है, ठीक है, ये 1 लाख रुपया आपका बैलेंस रखा हुआ है, ये सेविंग अकाउंट है। अब इसको आप ऑटो एफडी में कब कर पाएंगे, तो बैंक एक लिमिट सेट करती है कि भाई 50,000 से ऊपर अगर आपका बैलेंस है तो आप ऑटो स्विप का फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। ऑटो स्विप का मतलब है आपकी सेविंग का जो पैसा है वो एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन पूरा नहीं किया जाएगा, 50,000 के ऊपर होगा तब एफडी होगी, 50,000 से नीचे होगा तो ऑटो स्विप नहीं होगा, ये कंडीशन रहती है। अच्छा, इसमें एक और लिमिट सेट की जाती है कि मान लीजिए 35,000 रुपया जो है वो आपको सेविंग में रखना ही रखना है एनी टाइम, ये मैंडेटरी कंडीशन कर दी जाती है, ठीक है। अब आपका जो ये बैलेंस होगा, ये डिफरेंस, ये देखिए कितना हो गया आपका, 1 लाख से 35,000 रुपये, यानी लगभग 65,000 रुपया जो है, 65 जितना हजार रुपया जो है वो आपको जो है यहां पर जो है एफडी कर सकते हैं। इस 65,000 पर आपको एफडी का जो रेट है 5.90%, जितने साल की भी आप एफडी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, तो 5.90% का ब्याज मिलेगा और ये 35,000 पर आपको 2.5% का ब्याज मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको पैसा चाहिए, अब आपको पैसे खर्च करना है चाहिए, तो उस केस में समझिए 35,000 पड़ा हुआ है, ठीक है, अब आपको पैसा और चाहिए, अब 10,000 चाहिए, तो इसमें से 10,000 कम हो जाएगा एफडी में से, और ये यहाँ पर 55,000 रुपया हो जाएगा, और ये जो 35,000 जो बैलेंस है ये आपका 45,000 हो जाएगा, जिसमें ये से 10,000 रुपये जो आप खर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ऑटो एफडी होती रहती है, और जैसे पैसा आप वापस रिवर्स करते हैं तो रिवर्स स्विप भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप अपना पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में अगर रखेंगे तो पैसा कम होता है, बढ़ता नहीं है। तो एफडी का ब्याज कितना मिल रहा है, 5.90, जबकि आपको 2.50 में खुश है, तो इस केस में 3.40% में आपको नुकसान हो जाता है, यानी 3400 रुपया। अच्छा, ये 3400 रुपया में 1 लाख के सामने कह रहा हूं, अगर 10 लाख होता तो 34,000 होते, अगर 1 करोड़ रुपया होता तो 3,40,000 रुपये होते। तो इस तरह से आपको देखना है कि पैसा जो है ज्यादा इंटरेस्ट आपको 5.90% में मिलता है, 2.5% में नहीं पड़ रहा। अगर आपका बैलेंस आइडल पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में तो उसको ऑटो स्विप आप करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखिएगा एफडी में भी कई सारे झंझट होते हैं, चार्जेस होते हैं। अगर आपने समय से पहले एफडी को क्लोज करवाया तो प्री मैच्योर क्लोजर पेनल्टी लगेगी, यानी ये जो 5.90% आपको दिख रहा है, जरूरी नहीं है 5.90, ये 4% भी हो सकता है, 3.5% भी हो सकता है, क्योंकि पेनल्टियां यहां पर आपको लगती है प्रीमेच्योर विड्रॉ की। प्रीमेच्योर विड्रॉ में क्या होता है, 1% कम हो जाता है। अच्छा, 5.9% है, लेकिन आपने 6 महीने में कर दिया तो 6 महीने के हिसाब से 4% ब्याज था, और 1% आपको पेनल्टी लगी तो 3% ब्याज मिल गया, जबकि आपको मिलना था 5.9%। तो ये भी कई सारी चीजें होती है एफडी में। लोअर इंटरेस्ट मिलता है प्रीमेच्योर विड्रॉल पर। अच्छा, ऑटो रिन्यू करते हैं तो आपको लोअर इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए आपने 90 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, 50 दिन की एफडी करी है, वापस करने गए तो इंटरेस्ट रेट और घट गया, 5.90 नहीं 5 पॉइंट से और कम हो गया। अच्छा, लोन अगर आप लेते हैं एफडी के अगेंस्ट तो वहां पर आपको 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। आपका टीडीएस भी यहां पर कटता है, अगर 50,000 रुपए से ज्यादा या 1 लाख रुपए से ज्यादा सीनियर सिटीजन है तो टीडीएस भी काट लिया जाता है। तो ब्याज जो मिल रहा है वो और कम होकर मिलता है, जिसकी वजह से वो कंपाउंडिंग कम होता है। वो पैसा आपको रिटर्न जब फाइल करेंगे तब आपको मिलता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन भी इंपैक्ट जो है वो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर भी करता है। आइए अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट में कितना पैसा एक्चुअली रखना चाहिए किसी को भी। 1 लाख रखे, 5 लाख रखे, 10 लाख रखे, क्या लिमिट है, आइए समझते हैं। आरबीआई की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हैं। लोग 1000 करोड़ भी रखते हैं, 100 करोड़ भी रखते हैं, 50 करोड़ भी रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। फंड आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एक इंश्योरेंस है, DICGC का इंश्योरेंस है, जिसमें से 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है हर एक डिपॉजिटर को एक बैंक में। अगर आप 2 लाख रुपए रखते हैं तो आपका सेफ है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक बैंक के अंदर 10 लाख रुपए रख दिए तो उसके इसमें दिक्कत है, उसे सिर्फ 5 लाख मिलेंगे, बाकी के जो 5 लाख है वो गए, फिर वो आपको कोर्ट के चक्कर काटो, मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक बैंक में आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रखना है। अच्छा, आप 5 बैंक के अंदर 5-5 लाख रुपए रख सकते हैं, लेकिन एक बैंक के अंदर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए कभी ना रखे, अंदर रखे। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा 5 लाख जो रख रहे हैं आप, उसमें कैलकुलेट कैसे होगा,
सेविंग का पैसा है वो आ जाता है, एफडी का पैसा आ जाता है, अगर आपने कोई आरडी करी है वो भी आ जाएगा, करंट अकाउंट में पैसा पड़ा वो भी आ जाएगा। तो एक बैंक में जितने भी खाते हैं आपके, पैसा जितना भी पड़ा हुआ वो पूरा मान के 5 लाख माना जाएगा। ऐसा नहीं है सेविंग का 5 लाख, एफडी का 5 लाख, ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा, हर एक बैंक में आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, तो अलग अलग बैंकों में 5 लाख के अंदर रखे, 5 लाख तक रखे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आप 10 लाख रुपए रखते हैं तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स के हिसाब से 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर आप रखते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस भेजी जा सकती है। बैंक जो है वो रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर सकता है कि इस व्यक्ति ने 10 लाख से ज्यादा पैसा जो है वो जमा किया। अच्छा, ये कैश की मैं बात कर रहा हूं, कैश अगर आप डिपॉजिट करते हैं ऑनलाइन से तो आप कितना भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने कैश जमा किया है तो ये दिक्कत आ सकती है। आधार कार्ड अगर आपके पास है, पैन कार्ड नहीं है, तो उस केस में 5 लाख की लिमिट है। अगर आप कैश जमा करते हैं 5 लाख से ज्यादा ना करें सेविंग अकाउंट में, तो इनकम टैक्स से अगर आपको बचना है 10 और 5 की लिमिट आपको ध्यान रखनी है। कितने सेविंग अकाउंट आप खोल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप 10, 15, 20 लोग 5-5 खोल के बैठे हैं, 10-10 खोल के बैठे हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक अगर मैं रिकमेंड करूं आपको तो 2 से 3 से ज्यादा आप सेविंग अकाउंट ना रखें, क्योंकि ज्यादा सेविंग अकाउंट होने पे मेंटेन बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, कई सारे चार्जेस आपको लगते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 1, 2 या 3 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 अकाउंट रखें, तो वो आपके लिए सबसे सेफ है, मेंटेन करने में भी सेफ है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट निकालना होता है आईटीआर फाइल करते वक्त, तो 10 हो गए तो 10 में बैंकों में घूमने पड़ेंगे, चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो कई बार दिक्कत आ जाती है, और ये 10 के 10 आपको आईटीआर में दिखाने मैंडेटरी होते हैं। तो हमेशा 1, 2 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 आप सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। अच्छा, 2 बैंक के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 5-5 लाख का इंश्योरेंस है। एक बैंक के अंदर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा ना रखें। अच्छा, कितना मंथली एक्सपेंस के लिए आपको पैसा रखना चाहिए? कई लोगों का ये होता है कि सर हमें तो रेगुलर खर्चे करने पड़ते हैं, भाई घर का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, घूमने फिरने का खर्चा है। तो मान लीजिए अगर आपका महीने का खर्च 10,000 रुपया है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 से कर दीजिए, यानी 30,000 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में होने चाहिए एक महीने का खर्च के लिए। अगर आपके महीने का खर्च 20,000 रुपये है तो आप 60,000 रुपये कर दीजिए। अगर कोई कहता है मुझे 6 महीने तक का पैसा चाहिए, तो 10,000 अगर मेरा खर्चा है तो 1,80,000 रुपये रखे, और 20,000 खर्चा है तो 3,60,000 रुपये जितना रखे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। ठीक है, तो 3 गुना जितना होना चाहिए कम से कम, इमरजेंसी में भी काम आ जाएगा और आपके खर्च भी 2-3 महीने के होते रहेंगे। अगर कोई कहता है मुझे 12 महीने का चाहिए तो 3,60,000, अगर 10,000 का खर्चा है, और 7,20,000 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में होने चाहिए अगर हर महीने का आपका 20,000 का खर्चा है। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट किस तरह से करनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा। कई बार लोग क्या करते हैं, सीधी सी एक फिक्स डिपॉजिट जो है बैंक में जाके कर देते हैं, 2 साल की, 3 साल की या 5 साल की। अच्छा, वो सोचते ही नहीं है फ्यूचर के बारे में कि भाई आज तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद कभी भी पैसे की जरूरत आ सकती है। मेडिकल इश्यू हो सकता है, आप ट्रिप पे जा सकते हैं, घर में कोई चीजें आ गई, फाइनेंशियल कंडीशन अगर बिगड़ जाती है, तो इस केस में पैसों की जरूरत होगी। तो उस केस में क्या होगा, एफडी तोड़ेंगे। आज आपको लग रहा है 7% मिल रहा है, लेकिन क्या होगा, एक्चुअल रेट देखी जाएगी कि आपने 2 साल तक किया था, 2 साल की रेट क्या होगी, 5%, 5.5%, 6% मान लो। अच्छा, 1% पेनल्टी भी लगेगी तो 5% मिल रहा है, तो आप 7% कर रहे हैं, 5% मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा एफडी किस तरह से करनी है, जिसके लिए आप लैडरिंग तरीका है उसको आप कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी जो है वो अपना सकते हैं। आप एफडी एक में नहीं, अलग अलग टेन्योर में करके उसको लैडरिंग कर सकते हैं, ताकि एक के बाद पैसा जो है वो आपका लिक्विडिटी आपको मिलती रहे। जैसे ही एक एफडी खत्म होती है दूसरी एफडी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी, इस तरह से आप लैडरिंग कर सकते हैं। एक एफडी करेंगे तो उसमें लिक्विडिटी आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग की एफडी कर सकते हैं, 90 दिन की, 180 दिन की, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, और यहां पर 444 दिन की एफडी कर सकते हैं। सर इसको करने के फायदे क्या होंगे? मान लीजिए आपके 90 दिन की एफडी करी, यानी 3 महीने के बाद आपके पास पैसा फंड आ गया, कितना, 50,000 रुपया। अब आपको मालूम है आने वाले 3 महीने में मुझे और 80,000 रुपये आने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये 50,000 अगर मुझे आज कोई जरूरत नहीं है, मेरा कोई खर्चा नहीं है, तो इसको 3 महीने 90 दिन के लिए मैं और एफडी कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि 80,000 के साथ साथ मुझे 50,000 और मिलेंगे। तो साथ में ये जो पैसा आएगा 180 दिन की होगी, तो ये पैसा मुझे 80,000 प्लस 50,000 आए। अब मैं 3 महीने की और कर दूंगा, तो 3 महीने की मैं करूंगा तो वो पैसा वापस आ जाएगा 3 महीने बाद। फिर 1 साल में आपको 1 लाख की आ रही है एफडी, तो ये पूरा का पूरा पैसा 1 साल में वापस आपको रोलिंग आपकी घूमती रहेगी, लिक्विडिटी आपकी आती रहेगी। हर 3 महीने में, 2 महीने में आपके पास पैसे रहते रहेंगे, पैसे मैच्योरिटी होती रहेगी, पैसा आता रहेगा। छोटी छोटी एफडी करने से होगा क्या कि कोई भी छोटी एफडी है जिस पर ज्यादा ब्याज नहीं है। अच्छा, बड़ी बड़ी एफडी आपको, अच्छा कई बार क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है 50,000 लाख रुपए की, ठीक है, पर आपने एफडी कितनी करी,
10 लाख की, 15 लाख की, पूरी पूरी तोड़नी पड़ती है। तो छोटी छोटी एफडी करने से क्या होगा भाई, 50,000 की चाहिए, 50,000 की छोटी एफडी तोड़ दो, ब्याज कम, नुकसान होगा, पेनल्टी कम लगेगी। लेकिन अगर आपने बड़ी एफडी तोड़ दी, ज्यादा रेट मिल रहा है तो वो रेट भी गया। सरकार अगर समझ लो आरबीआई द्वारा रेपो रेट चेंज होती है तो रेट भी आपकी चेंज हो जाती है। तो कई सारे आपको नुकसान होंगे अगर आप एक एफडी करते हैं। और ध्यान रखिएगा, एफडी अलग अलग बैंकों में आपको कर दिए हैं, एक या दो बैंक पकड़ के चले, 2 या 3, लगभग मैक्सिमम 3 बैंक, तो आपका पैसा भी डाइवर्जन रहेगा। 15 लाख है तो 5-5 लाख तीनों में सेफ है। और अलग अलग टेन्यूर की एफडी करें, 6 महीने की, 9 महीने की, 1 साल की, फिर 1 साल 6 महीने की, इस तरह करते रहे तो हर 3-3 महीने में आपका पैसा जो है वो मिच्योर होता रहे। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, खर्चे की जरूरत है, वो पैसा यूज कर लीजिए, अगर नहीं है तो फिर वापस उसको 3 महीने में लगा दीजिए। तो हर 3-3 महीने की एफडी आपकी होती रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये पैसा यहां से खाली होगा, देखो 1 साल हुआ तो ये पैसा खाली हो गया, आप 3-3 महीने के लिए वापस लगा दीजिए, फिर 1 साल पे लगेगा, फिर 2 साल पे पैसा आएगा, फिर 3-3 महीने में लगाते जाइए। ऐसे करते करते 3 करते करते 5 साल तक आपका पैसा जो है वो पूरा का पूरा रोलिंग आपकी घूमती रहेगी, लिक्विडिटी आपको मिलती रहेगी, पैसा आपको मिलता रहेगा। 3-3 महीने में लगाया तो कभी भी आप तोड़ सकते हैं, पैसे की कम रिक्वायरमेंट है तो आपका काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एफडी करनी है, कभी भी एक एफडी पूरी नहीं करनी है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।